ये फोर ये आपका 4 चैप्टर है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है। आपने दूसरा चैप्टर जो पढ़ा था उसमें था पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद का मतलब ये है कि उसमें कितने भी घात के बहुपद हो सकते हैं। एक घात बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। दो घात बहुपद द्विघात बहुपद। तीन घात का त्रिघात बहुपद, फिर चार घात बहुपद, इस तरह से पांच घात, छह घात बहुपद। जितनी घात ज़्यादा मैक्सिमम घात जो होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ते हैं। इसी तरह से पॉलिनोमियल का वो पार्ट जिस पर दो घात होगी द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन बहुपद तब तक कहलाएगा इस तरह से होगा ना, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर मैंने एक बात और बताई थी कि ए नहीं होना चाहिए क्या? जीरो के बराबर। क्योंकि अगर यहाँ ए जीरो हो गया, यहाँ ए जीरो हुआ तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के इस पार्ट को ये छोड़ेगा ही नहीं। यहाँ बी एक्स प्लस सी रहा और बी एक्स पर पावर 1 है तो रैखिक नहीं बन जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे पास बहुपद है। लेकिन अगर इसके बराबर में जीरो लगा दिया जाए, जीरो लगा दिया जाए मतलब जीरो क्वेश्चन में ही हमें मिला हो। ऐसे नहीं कि जीरोज निकालने के लिए जीरो लगा दिया जाए, उसमें जीरो निकालने के लिए जीरो लगाते थे ना, इस तरह से नहीं। बल्कि क्वेश्चन में ऐसी कंडीशंस दी गई हो कि जीरो आ जाए, खुद जीरो पहले से ही हो उसके अंदर, तब उसे कहते हैं इक्वेशन। क्योंकि ये बराबर हो गया, इक्वेट हो गया, इसलिए इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब दूसरे चैप्टर में आपने क्या किया था? 2.1 में जब ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतनी जीरोज होंगी। 2.2 में हमें जीरोज फाइंड करने थे और जीरोज एंड जो हमारे पास कोफिशिएंट थे उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध को वेरीफाई करना था। साथ में जो सम एंड प्रोडक्ट दिए गए थे जीरोज के, उनके बेस पर एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना करके दिखाना था। लेकिन कहीं भी वहां पर कोई कंडीशन नहीं थी और कहीं भी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं था जिसे वर्ड प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। कोई शर्तानुसार कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कोई जनरल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो जनरल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं करी थी इसमें। इसी वो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल में ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके लिए जब जनरल सॉल्यूशन करते हैं उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास इक्वेट में आ जाता है जीरो, या फिर अगर 325 इस तरह से कोई भी आया वो इधर आकर के उधर जीरो बन जाएगा। हमें उसमें बराबर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, इसलिए वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ जैसे जनरल लाइफ की कोई एक समस्या लेता हूं, मैं आपकी किताब से ही रिलेटेड ले लेता हूं। जैसे यहाँ पर ये 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ये स्क्वायर में हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में, और जो आयतन होता है वो हम क्यूब में रखते हैं। क्यों रखते हैं ये हम 13 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इसकी ना लेंथ के बारे में पता, ना तो चौड़ाई के इसके बारे में पता है, ना इसकी लंबाई के बारे में। अब इसकी लंबाई को इसने चौड़ाई से रिलेट कर दिया, तब हम इसको उस कंडीशन पर अप्लाई करके इसकी लंबाई और चौड़ाई को फाइंड कर सकते हैं। एक तरह से पजल के टाइप में ये ऐसा लगता है जिसे पजल हो। लोग क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, हिंदी में कहें तो इंग्लिश में तो पजल कहते हैं, हिंदी में मैं शब्द ज़्यादातर कुछ भूल जाता हूँ और बाकी शब्द इतने याद रखने पड़ते हैं, इस तरह के शब्द भूल जाता हूँ। पजल अब समझ सकते हो, इंग्लिश हिंदी देख लेना। मैं अभी याद था, मैं अभी भूल गया। अच्छा यहाँ पर देखो ये वर्ब जो है, ये जो है क्या नाम है इसकी, चौड़ाई। चौड़ाई को इसने कहा है चौड़ाई जो भी हो लेकिन लंबाई जो है उस चौड़ाई से 4 गुने या 3 गुने से 2 अधिक है। अगर ये x है, ये चौड़ाई x है, तो इस x से 3 गुने से 2 अधिक, और ये 400 है ही था। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ नहीं हो गया।
अब ये क्षेत्रफल कैसे होता है, लंबाई गुना चौड़ाई करके, तब ये 400। हाँ, पजल का मतलब होता है पहली। हाँ, पहली पहली की तरह इस तरह से रख दिया जाता है कि उसको सॉल्व करना पड़ता है उस कंडीशन को देखकर, उस कंडीशन को अप्लाई करके। एक्स की मल्टीप्लाई अंदर यहाँ पे कराएंगे, यहाँ भी आपको ये पता ही है कि जब भी कोई बाहर हो ब्रैकेट से तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हो सब में मल्टीप्लाई कराता है। ये 3x² बनेगा, ये प्लस में क्या बनेगा 2x, और यहाँ पर आकर के ये 4। अब ये देखो, ये यहाँ 400 जो है इधर जब आया तो बराबर में 0 हो गया ना। जब बराबर में 0 रखा होगा तब इससे, अब इसे जब ये बराबर आ गया तो इसलिए इसे कहेंगे इक्वेशन, समीकरण। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखो, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है, सॉल्व नहीं करना है। जैसे यहाँ पूछा उनके पास कितने कंचे, तो कंचों की संख्या नहीं निकालना है। सबसे मेन हमारे लिए हेडिंग है ये। जो बाकी सॉल्यूशन है वो 4.2 4.3 जो भी है आगे वाली एक्सरसाइज में करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इसे गणितीय रूप में रखना है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। जॉन और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। अब यही आपसे बात कही जाए कि एक आप हो और एक आपका दोस्त है, और दोनों के पास कुल मिलाकर के ये मान लो कि 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में दोनों के पास मिलाकर के दोनों ने ये मान लिया कि एक फंड में पैसे दिए। जब 100 रुपये दिए हैं तो अब ये नहीं पता कि आपने कितने दिए और आपके दोस्त ने कितने दिए। अब अगर ये पता चल जाए कि आपने 40 रुपये दिए तो पक्का आपके दोस्त ने 60 रुपये दिए होंगे, तभी तो जोड़ इसका 100 बैठेगा। अब ये 60 कैसे आया, 100 में से घटा दो 40 को, जो आपके दिए हुए हैं, 60 खुद आ जाएगा। मतलब कि अगर आपके पता चल जाए तो आपके दोस्त के 100 में से आप वाले पैसे घटा करके आ जाएंगे। यानी अगर आपके x रुपए हैं उन 100 में से, तो आपके दोस्त के 100 माइनस x हुए, क्योंकि आप वाले पैसे उस पूरे टोटल में से 100 में से घटेंगे, तभी आपके पैसे आपके दोस्त का अमाउंट निकल पाएगा। ये है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ये मान लेते हैं कि जॉन के पास जो ना एक्स है, पता नहीं ना हमें कितने हैं, तो माना जॉन के पास जो कंचों की संख्या है एक्स है। अब जॉन के पास जब कंचों की संख्या एक्स है और टोटल मिलाकर दोनों के पास 45 थे, तो जॉन वाले घटा दो, जीवंती वाले पता ये मिल जाएंगे। इसलिए जीवंती के पास कंचों की जो संख्या है वो कितनी बैठेगी, 45 माइनस एक्स। अब ये यहाँ पे जो 45 माइनस एक्स बचा, ठीक। अब यहाँ पर ये देखो आगे जो कंडीशन बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अभी जो भी है एक कंडीशन है, एक शर्तानुसार है, तो यहाँ पर आप शर्तानुसार भी लिख सकते हो या प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है वो कर रहे हैं। अब प्रश्नानुसार में क्या कहा कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए ना। अगर 5-5 कंचे खो दिए हैं, 5 कंचे खो दिए, उसके जो जॉन के पास कितने थे एक्स, अब उसके पास 5 खो करके जो थे उसके पास उसमें से 5 घटा दो, खोने वाली बात यही तो हुई। अब इसके बाद दोनों ने 5-5 खोए हैं, तो यहाँ पर 45 माइनस एक्स जो है, 45 माइनस एक्स जो है उसमें से भी तो 5 खो गए, यहाँ प्लस का यहाँ 5 माइनस का,
ये काउंटिंग में से घट गया तो कितना बचा 40 माइनस एक्स। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे 40 माइनस एक्स। अच्छा मैंने बराबर ये यहाँ पर ना प्लस लगाया है ना माइनस, कुछ भी नहीं है। अभी कंडीशन में देखेंगे क्या कह रहा है। 5 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके 5 कंचों की जो संख्या है वो 124 बच रही है। कंचों की संख्या गुणनफल, तो इसका मतलब गुना होना चाहिए। नहीं भी साइन होता है तब भी गुना ही का कहलाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 124 यहाँ है। अब ये बताइए कि इसकी मल्टीप्लाई जितने भी हो सब में, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी हो सब में मल्टीप्लाई होती है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी पहले 40 में, तो एक्स ये बन जाएगा 40x। फिर x की मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स में, ये माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई होगी 40 में, एक माइनस का 5 है और प्लस का 40, यानी कि 5 4 जा 20 और एक 0 200। फिर माइनस 5 की माइनस एक्स में माइनस माइनस प्लस 5x, और ये जो 124 है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 124 बराबर 0। ठीक। अच्छा यहाँ पर कभी एक बच जाता है उधर जाकर के कुछ जो भी नंबर होता है, तो वो कंडीशन कौन सी होती है आगे क्वेश्चन में आएगी, मैं तब बताऊंगा तब उसको किस नज़रिए से देखा जाता है। अच्छा यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिग्री वाला, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला तो सिर्फ मुझे एक यही नज़र आ रहा है जो कि माइनस में, तो माइनस में रखना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक्स, अब 2 पावर थी, 2 पावर के बाद कम कौन सी होती है उससे एक पावर, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे रखा जाता है। ये 40x एक सिंगल पावर है, यहाँ 5x, ये दोनों सिंगल पावर के, इसलिए ये दोनों जुड़ करके क्या बन जाएंगे 45x। इसके बाद अब ये आपके सामने कहाँ है, ये वाला, ये 200 माइनस में है और ये 124 भी माइनस में है। इसका मतलब ये बना कितना माइनस 324 और बराबर में 0। अब यहाँ ये क्या करना है कि ये रिमूव करना है माइनस अब यहाँ अभी तो सॉल्व करना नहीं है, लेकिन कहीं पर आगे जाकर के 4.2 4.3 आगे जाकर के जो सॉल्व करना होता है एक्स की वैल्यू को, और जीरो एक्स की वैल्यू को जो फाइंड करना होगा हमें, जो भी निकलवाएगा, तो उसके लिए जब हम माइनस लेके करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस रिमूव यहाँ से कर दें तो हमें सुविधा थोड़ी सी हो जाएगी, घुमाव नहीं आएगा। होने को तो माइनस होके भी हो जाएगा, लेकिन घुमाव जो आएगा वो थोड़ा सा परेशान करेगा हमें, इसलिए माइनस को हम हटा देते हैं, सुविधा के लिए हटाते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है वैसा हटाना। एक्स स्क्वायर, और ये इसे हटाने के चक्कर में सभी के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस बन गया और ये माइनस का प्लस हो गया बराबर 0। ठीक, ये इतना ही करना था, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखाना है और कुछ नहीं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन तो हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो आपके पास है हाफ तो इस पेज पर है, हाफ सेकंड पेज पर है, तो हाफ आप कॉपी कर लेते। ठीक, कॉपी तो पूरा ही करना है ना, पर ये लिया और अरे जल्दी पेस्ट, अब यहाँ पर ये रहा। क्वेश्चन ने कहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता, पता नहीं कितने खिलौने। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या बचा, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब हम एक काम करते हैं, जो ये पूछ रहा है ना उसी को मान लेते हैं। माना उस दिन पूरा, ये यहाँ से ये उतार लेंगे पूरा, उस दिन निर्माण
किए गए खिलौनों की संख्या। माना उस दिन निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या है x है। अब अगर ये x है, ये नजर आ रहा है ना आपको? ये मुझे लगता है नजर नहीं आ रहा होगा। किए गए खिलौनों की संख्या x। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा? प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, ये लिख लेते हैं। इसलिए प्रत्येक, अब इसने जोड़ दिया ना इससे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से क्या करना है? अब ये देखो बोलेगा कुछ, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, प्राप्त संख्या के बराबर। अब एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने कितने हैं? x। इनको घटा करके मिलेगा, लेकिन ये है क्या? रुपए में। तो इसलिए रुपए का साइन आज का आएगा, पहले टाइम का नहीं आएगा। ये बुक आपकी काफ़ी पुरानी है, तो इस हिसाब से आज वाला रखना, पहले वाला मत रखना। अब इसके बाद कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। अब कुल निर्माण लागत का मतलब क्या? अगर आपने एक बुक 20 रुपए की खरीदी और आप दो बुक खरीदना चाहते हो, एक बुक की कीमत कितनी है? 20 कीमत, ये कीमत है। और आप दो बुक खरीदना चाहोगे तो कितने की होगी? 40 रुपए की। मतलब कि जो संख्या है कीमत की और संख्या की मल्टीप्लाई करा करके तब आपको 40 मिल रहा। 3 अगर खरीदोगे तो यही 60 रुपए की हो जाएगी। एक बुक 20 की, दूसरी 20 की 40 और तीसरी 20 की 60। 20 प्लस 20 प्लस 20 60। तो प्लस ना करा करके 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी हमारे पास एक कुल निर्माण लागत या कुल लागत का एक फॉर्मूला बना, कीमत गुना संख्या, दर गुना संख्या। तो रेट कहते हैं जी ना इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुल निर्माण लागत उस दिन, कुल निर्माण लागत उस दिन, या फिर कुल निर्माण लागत सीधा लिख लेते हैं, कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत 50 रुपए में है ना, तो यहाँ पर अभी ये फिलहाल ये रख लेते हैं, ये 750 रुपये। अब कुल निर्माण लागत के लिए कीमत, अब कीमत कितनी है? कीमत गुना संख्या है ना, यह संख्या गुना कीमत, बात एक ही है। संख्या कितनी है? x। यहाँ पर ये देखो, ये वाला पार्ट x, और संख्या और कीमत कितनी है? ये 750। अब इसके बाद x की मल्टीप्लाई होगी 55 में, 55x। x की मल्टीप्लाई x से, यहाँ पर पता है ना आपको, पहले इससे फिर इसके बाद इससे, x स्क्वायर, और ये 750 इधर जाएगा, माइनस में 750 बराबर 0। अब जिसकी पावर ज़्यादा, मैक्सिमम पावर वाला पहले, उसके बाद कम पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट। और यहाँ माइनस रिमूव करना है। माइनस रिमूव करने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये माइनस का प्लस बन जाएगा 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, वो क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324।
ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी वीडियो बनाते हैं, अगले एग्जाम्पल को अगले वीडियो में लेते हैं फिर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।